दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में अपने अगले टॉपिक को लेकर हाजिर हूं, जहां हम चर्चा कर रहे थे साउंड यानी ध्वनि के बारे में। आज हमारा ध्वनि का ये लेक्चर नंबर 2 है, यानी दूसरा पार्ट है। बहुत सारे सवाल आज भी हम कवर करने वाले हैं। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 482 लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे तो 14,460 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं, एक दिन में 30 सवाल पर डिस्कस किया जाता है, चर्चा की जाती है, लेकिन विधिवत चर्चा होती है। ये सीरीज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, स्टडी 91 से पढ़ रहे हो, कहीं बाहर से पढ़ रहे हो, हर किसी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप मौका दीजिए, पढ़िए, खुद ही आपको समझ आएगा। ठीक है, ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं। आप चाहें तो इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आप में बहुत बेहतरीन कोर्सेज हैं। देखिए क्वालिटी और कंटेंट की बात करें तो आपको भरोसा होगा नितिन सर पर। आप अच्छी तरह से दोस्तों जानते हैं कि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, करा अनुरणन से संबंधित सत्य कथन दोस्तों कौन सा? अनुरणन होता क्या दोस्तों? अनुरणन का मतलब होता है कि ध्वनि स्रोत बंद होने के बावजूद भी जब कभी आपको आवाज सुनाई दे, उसी को अनुरणन कहा जाता है। तो पहला इसके बारे में सत्य कथन क्या है दोस्तों? ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद भी ध्वनि का सुनाई देना। ठीक है, बाद भी ध्वनि का सुनाई देना। ठीक है, सुनाई देना क्या कहलाता दोस्तों? अनुरणन कहलाता है, ये आप याद रखेंगे। या मैं आपसे कहूं कि कभी बंद कमरे में, ठीक है, बंद एवं खाली, ठीक है, बंद एवं खाली कमरे में ताली की गूंज, ठीक है, ताली की गूंज दोस्तों इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कभी आप बंद और खाली कमरे में से ताली बजाइए, ताली बजाना बंद कर देंगे फिर भी आवाज आती रहेगी, यही अनुरणन है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको मंदिर या गिरजाघरों में मिल सकता है, जहां घंटी बजाने के बाद भी दोस्तों आवाज आती रहती है। मंदिर या गिरजाघर में, ठीक है, आवाज की गूंज, ठीक है, आवाज की गूंज ध्वनि स्रोत के बंद होने के बावजूद भी सुनाई पड़ती रहती है। ये इसका एग्जाम्पल है। अब मुझे नहीं पता कि आपके एग्जाम में कैसा ऑप्शन बनने वाला है। वो जो भी ऑप्शन बनेगा ना कुछ इसी तरह होगा, इसीलिए बेस मैंने आपको दे दिया, बेसिक मैंने आपको समझा दिया कि ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद भी अगर आवाज सुनाई दे रहा है, समझ लो अनुरणन की क्रिया वहां हो रही है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। करा टीवी रिमोट कंट्रोल में किसका उपयोग करते हैं? आप थक गए इस सवाल को पढ़ते पढ़ते। सर कितने बार एक ही सवाल को पढ़ाएंगे? ये सवाल ही ऐसा कि बार बार परीक्षा में आता है। हम कह रहे हैं आज टीवी रिमोट कंट्रोल दे दिया, कल को एसी रिमोट कंट्रोल दे देगा। बताइए, कल को एसी रिमोट कंट्रोल दे देगा तो क्या उत्तर बदल जाएगा? उत्तर नहीं बदलेगा। चाहे टीवी का रिमोट कंट्रोल हो, चाहे एसी का रिमोट कंट्रोल हो, चाहे किसी साउंड बॉक्स का, किसी भी तरह का रिमोट कंट्रोल हो। ये देखिए कैमरे का रिमोट कंट्रोल, मैं इससे कैमरे को ऑपरेट करता हूं। ठीक है, ये भी इसमें भी एक सेल लगा हुआ है, लेकिन किस तरंग से ये कैमरे को दोस्तों क्या करता है? एडजस्ट करता है, नियंत्रित करता है। कैसे? अवरक्त तरंगों से। ठीक है, तो यहां आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? अवरक्त। ठीक है, अवरक्त तरंगों। ठीक है, अवरक्त तरंगों का दोस्तों उपयोग किया जाता है, जिसे इंफ्रारेड के नाम से जानते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? देखिए क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हो सकता है परीक्षा में हिंदी ना दे करके इंफ्रारेड दे दोस्तों, तो क्या बताएंगे? ठीक है, इंफ्रारेड। इंफ्रा होता है, इंफा नहीं होता, इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रा। ठीक है, तो INFRA यही करेंगे कि इंफ्रारेड होता है। बताइए क्या होता है? इंफ्रा होता है। इंफ्रा लिखिए पहले, फिर लिखिएगा रेड, इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स के नाम से इन्हें जाना जाता है, अवरक्त तरंगें। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संकेत और ध्वनि संकेत, ये दोनों का संचरण होता है। सिंपल सी बात है भाई। अच्छा, चित्र संकेत व ध्वनि संकेत का संचरण होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना। देखिए मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं। अगर आप टीवी देख रहे हैं, ध्वनि, ठीक है, दूरदर्शन देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? चित्र के साथ साथ ध्वनि भी आती है। जैसे अगर आप मोबाइल में इस क्लास को प्ले कर रहे होंगे तो चित्र भी आ रहा होगा, साथ ही साथ ध्वनि भी आ रहा होगा, दोनों चीजें चल रही है ना। जब चित्र और ध्वनि एक साथ चलते हैं तो उसी को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का नाम दिया जाता है, शॉर्टकट में इसे एएम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एएम कहा जाता है। एक चीज और बता दूं, इसी को आयाम भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आयाम मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आयाम मॉड्यूलेशन भी इसी का नाम है, यह कुछ अलग से नहीं है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन यदि मैं यहां पर सिर्फ ध्वनि संकेतों की बात कर दूं, ठीक है, ध्वनि संकेत की बात कर दूं, ठीक है, ध्वनि संकेत की बात कर दूं, तो ध्वनि संकेत के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, जिसे आप एफएम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एफएम बुलाते हैं। इसको हम कहते हैं आवृत्ति मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं? आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहा जाता है। ठीक है, ये अलग चीज हो गया। तो मैं आपको यहां दो चीज, सवाल तो आपसे सिर्फ एक ही पूछा है कि टीवी में किसका, तो टीवी में एम्पलीट्यूड का नाम याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसे आप आयाम मॉड्यूलेशन का नाम देते हैं। आयाम मॉड्यूलेशन में दोनों चीजें जाती हैं, चित्र भी जाता है, ध्वनि भी जाती है, जबकि रेडियो सिग्नल्स, दोनों रेडियो सिग्नल्स का एग्जांपल है। ठीक है, जबकि दोस्तों ध्वनि संकेत में केवल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, जिसे आप एफएम के रूप में जानते हैं। एफएम अलग अलग तरंगे होती हैं, ठीक है, ये आप जान लीजिए, तो इसे आवृत्ति मॉड्यूलेशन का नाम देते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड का अर्थ अलग हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का अर्थ अलग हो जाएगा, दोनों के कार्य भी अलग अलग हैं। मुझे लगता है मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं। ठीक है, इस सवाल का जो सही उत्तर है वो उत्तर ये वाला है, क्योंकि यहां टीवी प्रसारण के बारे में पूछ रहा है, तो यह बता दीजिए। मैंने दूसरा इसलिए समझाया, हो सकता है कि रेडियो प्रसारण के बारे में इसी सवाल को लिख दे कि रेडियो प्रसारण में ध्वनि संकेत का प्रसारण होता है। ठीक है, बताइए कौन तरंग क्या है उसके बारे में, तब आपको दूसरा वाला उत्तर देना पड़ेगा, उस संचरण के बारे में बताना पड़ेगा। कर वायु में चल रही ध्वनि तरंगे किनका परिवहन करती? किनका नहीं दोस्तों, किसका परिवहन करती? ठीक है, किनका ना कहिए, किसका परिवहन करती हैं? तो ये परिवहन करती हैं अपने साथ ऊर्जा का। किसका परिवहन करती हैं? ऊर्जा का। ये अपने साथ परिवहन करती हैं सूचना का। ठीक है, ऊर्जा एवं सूचना का परिवहन ये अपने साथ करती हैं। ठीक है, कब? ये जो ध्वनि में वायु में जो ध्वनि तरंगे दोस्तों चलती हैं, इनकी बात करें, वायु में छोटे छोटे कण हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो कण दोस्तों इस ध्वनि के निकलने की वजह से उसमें चेंजेस हो जाता है, और वही चेंजेस आपके कानों तक पहुंचता है, तब आपको बातें सुनाई देती हैं। इसीलिए कोई ना कोई माध्यम होना आवश्यक है। बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता। बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण इसी वजह से नहीं हो पाता, क्योंकि माध्यम आवश्यक है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। कर वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर दोस्तों क्या होता है? तो लिखिएगा 10 से लेकर के 20 डेसिबल। ठीक है, 10 से लेकर 20 डेसिबल। वैसे अगर एकदम परफेक्ट उत्तर की बात करेंगे तो आप 20 डेसिबल कर दीजिए, ज्यादा सही है। ठीक है, मैं कह रहा हूं सरसराहट तेज भी हो सकती है, धीमी भी हो सकती है, इसलिए 10 से 20 कहा गया। एकदम एक्यूरेट अगर आपसे पूछे तो आप कितना बताएंगे दोस्तों? सीधा सीधा 20 डेसिबल बताइएगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, पत्ते जब हवाएं चलती हैं तो वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उनके सरसराहट की आवाज आती है। ठीक है, लेकिन कब? दिन के समय में नहीं, रात के समय में सरसराहट ज्यादा सुनाई देती। क्यों? एकदम सब कुछ शांत माहौल होता है और धीमी धीमी आवाज भी आपको सुनाई। जैसे दिन के समय में घड़ी की सुइयों की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन रात में टिक 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 सेकंड की सुई जैसे जैसे चलती है, वैसे वैसे दोस्तों ये ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी कभी आप महसूस करेंगे तो आपको अपनी धड़कन भी सुनाई देगी जब माहौल एकदम शांत हो जाता है। महसूस करिए, धक 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 धक। एक्चुअली धक धक नहीं बोलता, मैंने आपको बार बार समझाया कि हृदय की जो ध्वनि है यह है लब डब लब डब लब डब लब डब। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल। करा कम लंबाई की बांसुरी उत्पन्न करती है। देखिए दो अलग अलग सवाल दे दिया। ठीक है, आज पूछा कम लंबाई, कल पूछ सकता है ज्यादा लंबाई। मामला देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए बांसुरी क्या करता है दोस्तों? बांसुरी वायु के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करता है। अगर हम बांसुरी के बारे में पूछे तो बांसुरी करता क्या है? तो याद रखेगा, वायु के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करता है कौन? बांसुरी। ये बांसुरी की खासियत होती है। अब बात आती है कि अगर छोटी बांसुरी है या बड़ी बांसुरी है तो क्या होगा? तो जो कम लंबाई की बांसुरी होती है वो अधिक आवृत्ति उत्पन्न करती है। दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अगर बांसुरी छोटी है तो उसकी आवृत्ति जो होगी दोस्तों अधिक होगी। देखिए क्यों अधिक होगी मैं समझा दूं। अगर बांसुरी छोटी है, मुझे एक छोटी सी बात बताओ,
छोटी बांसुरी में कम हवा होगी या बड़ी बांसुरी में कम हवा होगी? बड़ी बांसुरी अंदर से खोखली होती है, तो छोटी बांसुरी होगी तो हवा कम होगा, बड़ी बांसुरी होगी तो हवा ज्यादा होगा। मैं कॉमन सी बात पूछ रहा हूं, मान लो इतनी बड़ी बांसुरी है, ठीक, तो उसमें हवा ज्यादा भरा होगा। अब मान लो इतनी बड़ी बांसुरी है तो उसमें हवा कम भरा होगा। मैं हवा भरने की बात कर रहा हूं, अभी मैं हवा भरने की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों अगर बांसुरी की लंबाई कम होगी तो उसमें जो हवा होगा दोस्तों, बांसुरी में लंबाई कम होने की वजह से, ठीक है, लिखिएगा, लंबाई कम होने के कारण, ठीक है, हवा भी कम होगी, ठीक है, हवा भी कम होगी। मैंने यहां कोई बहुत बड़ी बात तो बताया नहीं। अब देखिए हवा कम हो गया, ठीक है, अब हवा कम होगी तो, ठीक है, हवा के कम होने से, हवा के कमी के कारण, ठीक है, आवृत्ति अधिक उत्पन्न होगी, ठीक है, आवृत्ति अधिक उत्पन्न होगी। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, पहले ही बता दिया था कि आवृत्ति ज्यादा पैदा होगी। जितना आवृत्ति ज्यादा होगा उतना पिच भी ज्यादा होगा। देखिए आवृत्ति ज्यादा है, आवृत्ति हमेशा पिच को दर्शाता। पिच मतलब क्या हो जाता है, आवाज, ठीक है। तो अगर आवृत्ति अधिक है तो दोस्तों जो ध्वनि उत्पन्न होगी यह उच्च आवृत्ति वाली उत्पन्न होगी, ठीक है। अधिक आवृत्ति का मतलब क्या है, अधिक आवृत्ति का मतलब ही है उच्च आवृत्ति, ठीक है, उच्च आवृत्ति। और जब आवृत्ति उच्च होगी तो उससे आवाज भी दोस्तों क्या होगा, उच्च होगा, हाई पिच की आवाज निकलेगी। अगर बांसुरी की साइज कम है तो कभी इसका अपोजिट पूछेगा तो उस हिसाब से भी आप अपना उत्तर बता दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। कह रहा सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारत्व होता है, तो किसकी अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा। तारत्व की बात कर रहा है तो पुरुषों की तुलना में अधिक, ठीक है, लिखिएगा, पुरुषों की तुलना में, ठीक है, तुलना में स्त्रियों का तारत्व, ठीक है, स्त्रियों की आवाज का तारत्व, स्त्रियों की आवाज का तारत्व अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है। एक चीज और यहीं पे मैं आपको समझा दूं, तारत्व अधिक होना क्या दर्शाता है। मान लीजिए तारत्व ज्यादा है ना, तारत्व अधिक होना यह क्या दर्शाता है, आवाज पतली होने को दर्शाता है, ठीक है, आवाज मधुर होना दर्शाता है, आवाज पतली होना दर्शाता है, ठीक है। इसीलिए स्त्रियों की जो आवाज होती है बहुत अच्छी होती है तो क्या होता है दोस्तों, उनका मधुर आवाज होता है, बनावटी आवाज है, ठीक है, तो मधुर होता है, पतली। लेकिन मनुष्य जो होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनका आवाज में भारीपन होता है, ठीक है, ठीक है, कर्कश आवाज। सब बेइज्जती कर रहे हैं, एक से एक गायक हैं, कुमार सानू वगैरह, इतना बढ़िया आवाज है। अरे ठीक है, तो गायिका भी एक से एक है, ठीक है। तो आइए इसको आप दोस्तों याद रखिएगा, ये तारत्व और आवाज के संदर्भ में ये बातें हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। कर ध्वनि में डॉपलर प्रभाव होता है, ठीक है, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव और प्रकाश में डॉपलर प्रभाव के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ध्वनि में जो डॉपलर प्रभाव होता है वो असममित होता है। क्या होता है दोस्तों, जो ध्वनि में डॉपलर प्रभाव होता है वह क्या होता है, असममित होता है दोस्तों, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसका अर्थ क्या है पहले ये समझिए, इसका अर्थ क्या है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि एम्बुलेंस है, ठीक है, अब एम्बुलेंस अपना सायरन बजा रही, बजा रही, कैसे भी बजा रही, ठीक है। या हम कह रहे हैं किसी पुलिस की गाड़ी पे कोई सायरन लगा हुआ है, वो सायरन बज रहा है और पुलिस की गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, ध्यान समझिएगा। अब मैं इसी को वैज्ञानिक भाषा, अच्छा पहले समझ लीजिए, पुलिस की गाड़ी में सायरन बज रहा है और पुलिस की गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, तो आपको आवाज तेज सुनाई दे रही है। इसका अपोजिट, जैसे पुलिस की गाड़ी निकलकर आपसे आगे बढ़ जाती है तो आवाज धीमा सुनाई देने लगती है। अब इसी को फिजिक्स में अलग तरीके से कहा गया। क्या कहा गया सुनिए, हमने आसान भाषा में आपको लाइन समझाया, अब इसको टेक्निकल देखो कितना बना दिया इन सब ने। फिजिक्स की भाषा में इसे कहा गया, क्या कहा गया सुनिए, कि ध्वनि स्रोत का व्यक्ति की तरफ, ध्वनि स्रोत का व्यक्ति की तरफ आने पर आवाज अधिक तथा दूर जाने पर आवाज कम सुनाई पड़ता है।
ठीक है। एक एम्बुलेंस भी दोस्तों यहाँ बना देता हूँ मैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, और एक व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक है। तो दोस्तों अब जो आवाज़ है, ठीक है, वो अलग अलग सुनाई देगा, ठीक है। दूर वाले को कम और नज़दीक वाले को ज़्यादा, और ख़ास करके जिस दिशा में जा रही एम्बुलेंस उस दिशा में आवाज़ ज़्यादा होगा, पीछे की दिशा में कम होगा, ठीक है। ऐसा होगा और ये सिंपल सी बात है। अब इसी बात को यार इतना कठिन तरीके से प्रेजेंट कर दिया गया। अब देखिए इतना ही नहीं, आपको अगला सवाल सुनाता हूं, तब सुनिए। कह रहा प्रकाश में जो डॉपलर प्रभाव होता है ये कैसा होता है। चलो ध्वनि में तो डॉपलर प्रभाव आपने पढ़ लिया कि असममित होता है, लेकिन जब प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश में डॉपलर प्रभाव जो होता है यह सममित माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रकाश में सममित माना जाता है, ध्वनि में असममित माना जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? प्रकाश में अंतिम में स उठाइए और स से याद रखेगा सममित, ठीक है। प्रकाश में सम्मित होता है, नहीं बोलना है। ध्वनि में कोई स नहीं है, वो असम्मित का उदाहरण होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वही सेम एग्जांपल, जैसे वहां सायरन देख रहे थे, मान लीजिए कोई प्रकाश है, ठीक है। जब कोई प्रकाश का जो स्रोत है जब वो व्यक्ति की तरफ आ रहा होता है तब, और जब दूर जा रहा होता है तो दोनों की कंडीशन अलग अलग होती है, ठीक है। जब प्रकाश का, अब देखो इसी को अपने भाषा में लिख रहा हूं, जब प्रकाश स्रोत, ठीक है, व्यक्ति की तरफ आ रहा हो तब क्या होता दोस्तों, और जब दूर जा रहा हो तब क्या होता है, दो कंडीशन है। तो जब दोस्तों ये पास आ रहा होगा तब उसे हम कहते हैं नीला विस्थापन, ठीक है। प्रकाश की आवृत्ति बढ़ती है, ठीक है। प्रकाश की आवृत्ति जो होती दोस्तों नजदीक आने पर बढ़ जाती है तो उसे हम नीला विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम नीला विस्थापन कहते हैं, ठीक है। और जब दूर जा रही होती है तब क्या होता है, प्रकाश की आवृत्ति घट जाती है, ठीक है। प्रकाश की आवृत्ति घट जाती है तब उसे लाल विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल विस्थापन कहा जाता है। दोनों चीजें आपके लिए जरूरी है कि नीला विस्थापन क्या होता है, लाल विस्थापन क्या होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति की तरफ प्रकाश स्रोत का आना नीला विस्थापन है, दूर जाना ये लाल विस्थापन है। इसको दोस्तों याद रखें, बड़ा टेक्निकल सवाल है, ठीक है। लेकिन डॉपलर प्रभाव के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिजिक्स बहुत कठिन नहीं लग रहा है ना? देखो आसान है यार, सब कुछ आसान है, बस आप मन से पढ़ने के लिए तैयार हो। इससे अच्छी क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगी भी नहीं, चाहे आप जितना प्रयास कर लो, इससे बढ़िया क्लास आपको मिलने वाली नहीं है। इतने कम समय में इतने अच्छे अच्छे सवालों पर क्लास में चर्चाएं बिना समय को बर्बाद किए आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। अच्छे से पढ़ लो, चाहे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, ये नुकसान नहीं करेगा, आप इसे पढ़ते रहिए, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा अल्फा बीटा गामा किरणों का आवेशित मान दोस्तों क्या होता है, तो सीधा सीधा ही ना बता दूं, ठीक है। अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। तो देखिए जो आवेशित मान होता है वो तीन प्रकार का होता है, या तो धनात्मक होगा, या तो ऋणात्मक होगा, या तो उदासीन होगा। मामला यह आता है कि अल्फा बीटा गामा में हम किसको धनात्मक माने, किसे ऋणात्मक माने और किसे जो है उदासीन माने। तो अल्फा जो किरणें होती हैं धनात्मक होती हैं, बीटा किरणें जो होती हैं ये ऋणात्मक होती हैं, और गामा किरणें जो होती हैं ये उदासीन होती हैं, ठीक है। तो ये तीनों हैं और इनका आवेशित मान मैंने आपको बता दिया, ये तीन तरीके से होता है। इसे दोस्तों आप याद रखेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अल्फा को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, अल्फा बीटा का सिंबल अलग है, गामा का सिंबल अलग है, इसे भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। करा इलिसा, इलिसा दोस्तों यहाँ पे गलत लिखा हुआ, इलिसा ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इलिसा में ई छोटा होता है और फिर लीसा में जो है बाकी शब्द जो तो बड़े होते हैं। इलिसा ऐसे लिखा जाएगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये आप याद रखेगा। एक इसी तरह से पढ़ते हैं, एलिसा नाम का टेस्ट भी होता है, ठीक है। एलिसा, एक एलिसा टेस्ट भी आप पढ़ते हैं बायोलॉजी में, ठीक है, जो एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। एड्स का पता लगाने हेतु कौन सा टेस्ट किया जाता है, परीक्षा में सवाल आता है तो एलिसा टेस्ट याद रखेंगे। यहाँ इलिसा की बात कर रहा है, यह गुरुत्वीकरण का पता लगाता है, ठीक है। गुरुत्वीकरण के केंद्र का पता या स्रोत का पता लगाता है, या उन गुरुत्वीय तरंगों की पहचान करता है, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। गुरुत्वीय
तरंगों की पहचान करना, गुरुत्वीय तरंगों की पहचान करना, ठीक है, ये इसका काम है। किसका काम है? ये जो इलिसा परियोजना है, ये इस परियोजना का कार्य है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं मिलता जुलता शब्द था, हो सकता है कि बच्चे के दिमाग में आ जाए, तो इसलिए मैंने बता दिया। करा एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है दोस्तों? जो एकल आवृत्ति की आवाज है, ठीक है, जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे टोन कहा जाता है, ठीक है। एकल आवृत्ति की आवाज है तो उसे क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। अगर अनेक आवृत्तियों की आवाज आ गया तो आवृत्ति हो गया, अनेक आवृत्तियों की आवाज आ गया तो उसे नोड कहा जाएगा, जैसे स्वर आप बोलते हैं, तो एकल आवृत्ति को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं, ठीक है। कह रहा अनेक आवृत्ति अगर हो जाए तो ढेर सारी फ्रीक्वेंसी हो जाए तो उसकी आवाज को क्या कहा जाता है? तब दोस्तों उसे नोड कहा जाता है। चाहे नोड कहिए, चाहे आप उसे स्वर भी बोल सकते हैं। तो नोड कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं पे स्वर लिखा रहता है। नोट नहीं, नोट लिखे या नोटी, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे नोट कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों आवृत्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? आवृत्ति को मापा किसमें जाता है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ये भी आप जो है ध्यान में रखेंगे, हर्ट्ज में मापा जाता है। यह भी बहुत प्यारा सा सवाल है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कह रहा ध्वनि की गति अप्रभावित रहती है, ठीक है। कह रहा ध्वनि की जो गति है वह अप्रभावित रहती है कुछ केसेस में। और वो केस कौन से दोस्तों? तो दो चीजों में दोस्तों अप्रभावित रहती है, आवृत्ति और दाब से, ठीक है। आवृत्ति का ध्वनि की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और दाब का भी दोस्तों ध्वनि की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दो ऐसी चीज हैं जो हमेशा ध्वनि की गति पर कोई प्रभाव नहीं डालती। इससे ध्वनि का गति का कोई लेना देना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो आवृत्ति होती है यह ध्वनि की पिच यानी उसके ऊंचा या नीचा होने को निर्धारित करती है, ठीक है। आवृत्ति ध्वनि की पिच का मतलब क्या हो जाएगा? ऊंचा या नीचा, ठीक है। ऊंचा नीचा होना निर्धारित करती है, ठीक है। निर्धारित करती है ये जो आवृत्ति होती है। तो इसका ध्वनि की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो गति है वो अपने से है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है। आवाज कम ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे इसका कोई संबंध नहीं है। सर्दियों की तुलना में गर्मी में ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो याद रखेगा, ठंडी में अगर सर्दी चल रहा है, दो सवाल यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। दो कंडीशन है, या तो सर्दी का समय होगा या तो गर्मी का समय होगा, ठीक है। सर्दी का समय होगा या गर्मी का समय होगा। सर्दी में क्या होगा दोस्तों? ध्वनि की गति कम होती है। ध्वनि की गति जो होती है दोस्तों ये कम होती है। और गर्मी में क्या होता है दोस्तों? ध्वनि की गति अपने आप दोस्तों बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पूछा है कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में ध्वनि की गति दोस्तों क्या हो जाएगी? तो अधिक हो जाएगी। क्यों? जब माध्यम का ताप बढ़ता है तभी ऐसा होता है, ठीक है। माध्यम का ताप बढ़ने पर, गर्मी में टेम्परेचर ही तो बढ़ेगा, ताप बढ़ने पर, ठीक है, गति क्या हो जाएगी दोस्तों? ध्वनि की जो गति होगी ये क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा सा सवाल है और बहुत टेक्निकल भी है। परीक्षा में आता है तो लोग कंफ्यूजन में गलत जवाब दे देते हैं, तो इसे दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए अब तक मैंने आपको कुल 6 विषय पढ़ा दिया। अब हम 7वें विषय की तरफ हैं और 7वें विषय में दोस्तों जो हम लोग कवर कर रहे हैं, अभी फिजिक्स विषय को कवर कर रहे हैं। इसके पहले एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ये 6 विषय मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हमारा 7वां विषय है जिसमें हम फिजिक्स को दोस्तों कवर कर रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स को पढ़ना शुरू किया गया था 456 नंबर से और आज आप 482 नंबर की क्लास कर रहे हैं। टोटल दोस्तों ये हमारा 27 लेक्चर हमारा कवर हो गया, ठीक है। धीरे धीरे करके हम लोग फिजिक्स के हर एक टॉपिक पे चर्चाएं कर रहे हैं। आप आइए जुड़िए। सीरीज अगर आपने नहीं देखा है, पीछे वाली क्लास नहीं देखी तो जाके देखिए, सब कुछ फ्री में ही दिया गया है, तो आप जो है देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, क्या किया जाए? यदि टेम्परेचर जो है दोस्तों, तापमान जो है, यदि टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए? 1 डिग्री सेल्सियस दोस्तों बढ़ा दिया जाए तो ध्वनिकी चाल में दोस्तों कितना परिवर्तन होगा? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ताप बढ़ने पर जो ध्वनि की चाल है दोस्तों या ध्वनि की जो गति है वो दोस्तों बढ़ जाती है, ठीक है। यही पीछे तो आप नहीं पढ़ा था ना कि माध्यम में ताप बढ़ने पर क्या होता है? ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ध्वनि की गति दोस्तों अधिक हो जाती है। आइए दिखा देता हूं कहां पढ़ाया हूं मैंने। देखिए पीछे अंतिम क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या लिखा था?
सर्दियों की तुलना में गर्मियों में ध्वनि की गति क्या होगी? आपने कहा ध्वनि की गति अधिक होगी। नीचे लिखा माध्यम का ताप बढ़ने पर गति बढ़ जाती है। और अभी सवाल क्या दे रहा है? सवाल दे रहा है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो गति क्या होगा? गति अधिक हो जाएगी। तो कितना गति अधिक होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। कितना दोस्तों? 0.61 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों ये ध्वनि की गति पहले से बढ़ जाएगी, याद रखेंगे। अब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री उतना मीटर दोस्तों मीटर प्रति सेकंड ये ध्वनि की स्पीड बढ़ जाएगी, ये आप याद रखेंगे। यही सवाल पूछा जा रहा है। करा मानव मस्तिष्क में ध्वनि की जो अनुगूंज होती है ये कितनी देर तक रहती है? जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो हमारी इस ब्रेन में, हमारे इस मस्तिष्क में कितने समय तक वो ध्वनि गूंजती रहती है दोस्तों? तो केवल 0.1 सेकंड तक। कितना दोस्तों? केवल 0.1 सेकंड तक दोस्तों यह अनुगूंज रहती है, उसके बाद समाप्त हो जाती है। अगर लगातार गूंजे तो आदमी पागल हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये होता है, इसे आप याद रखेंगे। आगे देखिए, करा स्टेथोस्कोप। ठीक है, डॉक्टर लोग दोस्तों स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, आपको याद है ना, इस तरह से रहता है, देखिए, ठीक है, इस तरह से रहता है दोस्तों, इसको आप कहते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, और ये क्या करते हैं दोस्तों? धड़कन वगैरह, नाड़ी की धड़कन हो गया, हृदय की धड़कन, इसको सुनने में दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर? ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर, ठीक है, सिद्धांत पर यह काम करता है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, स्टेथोस्कोप की बात हो रही है जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, करा गाल्टन सीटी। गाल्टन सीटी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, गाल्टन सीटी एक प्रकार की विशेष सीटी होती है। ठीक है, इमेज में आपको दिखा देता हूं, मैंने कवर पेज पे इमेज भी लगाया था, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना, यही इमेज क्या है दोस्तों? यही गाल्टन सीटी है। ठीक है, यही क्या है? यही गाल्टन सीटी है। ठीक है, गाल्टन सीटी है। जिस तरह से हम लोग छोटे छोटे जब बच्चे थे तब दोस्तों सीटी बजाते थे ना, उसी तरह की ये गाल्टन सीटी भी है, लेकिन ये गाल्टन सीटी पराश्रव्य तरंगे पैदा करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, गाल्टन सीटी यह पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है। ठीक है, उत्पन्न करता है। ठीक है, उत्पन्न करता है। और इससे क्या किया जाता है दोस्तों? जानवरों को नियंत्रित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नियंत्रित करने में इसका प्रयोग किया जाता है गाल्टन सीटी को, खास करके दोस्तों जानवरों को प्रशिक्षण देने में। ठीक है, जानवरों को प्रशिक्षण देने में दोस्तों, प्रशिक्षण देने में इस तरह की सीटी का उपयोग किया जाता है। और जानवरों में खासकर दोस्तों जब कुत्ते को प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है, कुत्ते को प्रशिक्षण देने में दोस्तों इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये सवाल भी याद रखिएगा, इसीलिए इसे कुत्तों का सीटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुत्तों का सीटी भी कहते हैं। लेकिन ये जो है ना गाल्टन सीटी, ये पराश्रव्य तरंगे पैदा करती है। पराश्रव्य तरंगों को मानव नहीं सुन सकता है, वो तो श्रव्य भाई 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगे तो दोस्तों कितना हो गया? 20,000 हर्ट्ज से अधिक की बात करें। ठीक है, 20,000 प्लस हर्ट्ज दोस्तों ये पैदा करता है। कहीं कहीं लिखा है 40,000 हर्ट्ज तक की दोस्तों ध्वनि यहां से उत्पन्न होता है। करा भारतीय संगीत पद्धति में कुल कितने स्वर होते हैं? आप पढ़ते हैं दोस्तों कुल 7 स्वर होते हैं। थोड़ा मैं आपको बता दूं, ठीक है, सही मायने में बताऊं तो दोस्तों भारतीय संगीत में कुल 12 स्वरों की बात की गई। ठीक है, कितने स्वरों की बात की गई है? कुल 12 स्वरों की बात की गई है। 12 में से 7 स्वर दोस्तों ये मूल स्वर माने गए हैं। ठीक है, 7 स्वर ये मूल स्वर माने जाते हैं। इसी में दोस्तों आप पढ़ते हैं सा रे ग म प ध नि। ठीक है, सारे गामा प ध नि। ठीक है, ये जो आप पढ़ते हैं यही वो 7 स्वर हैं। ठीक है, बाकी 5 जो होते हैं दोस्तों वो अन्य में रखे गए हैं। 5 को विकृत स्वर कहा जाता है। 7 5 12। 5 को क्या मानते हैं दोस्तों? 5 को विकृत स्वर माना गया है। विकृत स्वर में भी इसको 2 भागों में बांट दिया गया। 5 को 4 को कोमल और 1 को तीव्र माना जाता है। ठीक है, 4 को कोमल स्वर के अंतर्गत रखा जाता है और 1 को तीव्र स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। फिलहाल हमसे पूछेगा सर तो हम क्या बताएंगे? आप 7 स्वर ही बताइएगा, नहीं तो कहेंगे नितिन सर ना आए और इतना कंफ्यूजन खड़ा कर दिए। अरे हमसे पूछेगा तो हम 7 बोलेंगे कि 12 बोलेंगे? आप 7 बोलिएगा। जब कोई और जानना चाहेगा अरे 7 नहीं होता है, तब 12 बताइएगा कि बेटा अच्छा लगता है तुम विकृत को जोड़ करके पूछ रहे हो। ठीक है, तब उसे आप 12 स्वर बताइएगा।
अन्यथा 7 बताएगा, 7 ही दोस्तों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और आगे चलिए। अगला सवाल दे रहा है कि न्यूनतम आवृत्ति जो होती दोस्तों यह किस स्वर की होती है? इन 7 स्वरों में जो सबसे कम आवृत्ति होती है वो किसकी होती है? तो लगभग 240 से 65 के आसपास हर्ट्ज की होती है। 240 से 265 हर्ट्ज के आसपास होती है सा। ठीक है, ये जो सा होता है दोस्तों, जो पहला है ये सा की आवृत्ति दोस्तों, इसलिए सा को बड़े धीरे से सा रे गा मा पा धा नी, तो नी का क्या हो जाता है? उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हो जाती है, उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हो सकती है। तो इस तरह से अगला सवाल आ जाएगा कि सर्वाधिक आवृत्ति दोस्तों किस स्वर की होती है? ठीक है, सबसे ज्यादा आवृत्ति किस स्वर की होती है? तब क्या बताएंगे दोस्तों? तब बताएगा नी स्वर जो होता है ये होता है 480 तक होता है दोस्तों, 80 से 94 तक। ठीक है, हर्ट्ज तक 480 से लेकर के 494 हर्ट्ज तक दोस्तों माना जाता है। ये आप याद रखेंगे, ये भी आपके लिए बढ़िया सवाल हो जाएगा। नी की आवृत्ति सबसे ज्यादा, सा की आवृत्ति सबसे कम होती है। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। आगे दे रहा है ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम बताइए जो ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता। जब आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं ईयरफोन लगा करके, तो ईयरफोन क्या करता है? आपके द्वारा बोले गए शब्दों को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता। होता क्या है? माइक्रोफोन। क्या होता है दोस्तों? जो आप यूज करते हैं लीड वगैरह में, उसमें क्या लगा होता है? माइक्रोफोन लगा होता है। और ये माइक्रोफोन ही क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है, ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में। और आप तो जानते हैं कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। ठीक है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। ये भी आपने पढ़ा है फिजिक्स में। ठीक है, चलिए और आगे आते हैं। कह रहा है हम लघु तरंग के प्रसारणों में दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह सुन सकते हैं। लघु तरंगों को अच्छी तरह सुन सकते हैं जबकि दीर्घ वालों को नहीं, क्योंकि दीर्घ तरंग की अपेक्षा जो लघु तरंगे होती है उसमें जो उसकी जो आवृत्ति होती है वो तरंगे अधिक ऊर्जावान होती है। ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगे अधिक ऊर्जावान होती हैं। ठीक है, अधिक ऊर्जावान होती हैं। ठीक है, ऊर्जावान होती हैं। इस वजह से दोस्तों लघु तरंगों का उपयोग ज्यादा किया जाता है, दीर्घ तरंगों का उपयोग कम किया जाता है। ठीक है, लघु तरंगों का उपयोग ज्यादा किया जाता है, दीर्घ तरंगों का उपयोग कम किया जाता है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये बता देते हैं ना कि लघु तरंग का यूज कहां करते हैं और दीर्घ तरंग का यूज कहां करते हैं, तो और अच्छा लगता। दोस्तों रेडियो हो गया, सेलुलर फोन हो गया, टीवी हो गया, हर जगह लघु तरंगे। फिर दीर्घ तरंगे कहां किया जाता है? दीर्घ तरंगे दोस्तों पनडुब्बी वगैरह के संचार में उसका यूज करते हैं। ठीक है, जो सैनिक वगैरह होते हैं, सैन्य जितनी गतिविधियां होती है उसमें दोस्तों दीर्घ तरंगों का यूज किया जाता है। हम इसका इस्तेमाल दोस्तों अपने यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलेगा, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कैंसर चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने हेतु किस तरंग का यूज किया जाता है? तो गामा रेडिएशन। ठीक है, आप जानते होंगे गामा किरणों को दोस्तों प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, गामा रेडिएशन। ठीक है, गामा किरणें। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ऐसे बनता है ना। ठीक है, ये गामा किरण का सैंबल दोस्तों, तो इसका यूज करते हैं, ये आप याद रखेगा। एक सवाल और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि गामा किरण का खोजकर्ता दोस्तों कौन था? तो याद रखेगा बैकुरल को माना जाता है। गामा किरणों की खोज दोस्तों किसने किया था? तो बैकुरल ने किया था। ये परीक्षा में आ सकता है और आने लायक सवाल भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कह रहा चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में यानी इंडस्ट्रियल एरिया में भी और मेडिसिन सेक्टर में भी दोस्तों, ठीक है, किस तरंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो याद रखेगा ऐसे में एक्स रेज का यूज किया जाता है। किसका? एक्स किरणों का उपयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे चिकित्सा क्षेत्र में। ठीक है, और इसकी खोज किसने किया था? रॉन्टगन ने किया था। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? विल्हम रॉन्टगन। ठीक है, खोजकर्ता कौन थे? तो लिखिएगा विल्हम रॉन्टगन। ठीक है, रॉन्टगन। ठीक है, विल्हम रॉन्टगन ने एक्स रेज की खोज किया था पहली बार, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आगे चलिए। कह रहा है सेकाई करने या फिर बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किस तरंग का यूज किया जाता है? कई ऐसे रोगी होते हैं जिनको सिकाई की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें या बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा पराबैंगनी किरणों का यूज किया जाता है। ठीक है,
पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। सवाल ये आता है कि पहली बार पराबैंगनी किरणों का खोज दोस्तों किसने किया था? सूरज से दोस्तों अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं और इसकी खोज सर्वप्रथम दोस्तों रीटर ने किया था। किसने किया था? रीटर ने किया था। तो ये भी याद रखेंगे। फिर से पढ़िए, गामा रेज की खोज किसने किया था? तो गामा रेज की खोज दोस्तों किया था बैकुरल ने। इसी तरह से एक्स रेज की खोज किया था रॉन्टगन ने। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें, इसकी खोज किया था रीटर ने। तो ये तीनों दोस्तों आप याद रखेंगे। खोजकर्ता यहां से खूब पूछा जाता है, इसीलिए दोनों चीजें मैं आपको एक साथ बताते चल रहा हूं, ठीक है। करा उष्मीय विकिरण होती है। उष्मीय विकिरण दोस्तों क्या होता है? बहुत ध्यान से सोचिए, समझिए और बताइए मुझे, उष्मीय विकिरण क्या होता है? तो याद रखेगा, जो अवरक्त किरणें होती हैं, जो रिमोट कंट्रोल वगैरह में यूज की जाती हैं, उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं? उष्मीय विकिरण कहते हैं, ठीक है। यूज इसका उपयोग कहां पर किया जाता है दोस्तों? तो इसका उपयोग रिमोट कंट्रोल के रूप में किया जाता है, ठीक है। रिमोट कंट्रोल के रूप में दोस्तों अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल आ गया कि इस अवरक्त किरणों की खोज दोस्तों सबसे पहले किसने किया था, जिसे आप इंफ्रारेड कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को इंफ्रारेड कहा जाता है। इंफ्रारेड रेज के नाम से जाना जाता है। और किसने किया था दोस्तों? तो हर्सेल ने किया था। किसने किया था? हर्सेल ने इसका खोज किया था। इसे भी आप जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये भी आपके लिए अच्छा सवाल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, प्लस दोस्तों टीवी भी याद रखेगा, ठीक है। रेडियो, टेलीफोन, टीवी, इन सब जगह पर दोस्तों लघु तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। किसका? लघु तरंगों का उपयोग दोस्तों किया जाता है, ठीक है। लघु तरंगों का, ठीक है, जो शॉर्ट वेव्स होते हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है। और इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था, ठीक है। इसके खोजकर्ता दोस्तों कौन है? इसके खोजकर्ता हैं हेनरिक हर्ट्ज, ठीक है। हेनरिक हर्ट्ज, ठीक है। इसके नाम में ही दोस्तों हर्ट्ज शब्द लगा है, ठीक है। हेनरिक हर्ट्ज, ये आप याद रखेंगे। ये लघु तरंग जिसे हम शॉर्ट वेव्स कहते हैं, ये उसके खोजकर्ता माने जाते हैं। लंबी दूरी के दोस्तों रेडियो सिग्नल्स के रूप में जाने जाते हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या है? लंबी दूरी के रेडियो सिग्नल्स, ठीक है। लंबी दूरी के ये रेडियो सिग्नल्स हैं, ठीक है। रेडियो सिग्नल कहे जाते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह अगला सवाल दे रहा है कि टेलीविजन में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? अभी पीछे आपको बताया था कि टेलीविजन में भी दोस्तों लघु तरंगों का ही यूज किया जाता है और लघु तरंगों की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था, ये आप याद रखेंगे। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर दीर्घ तरंगों का उपयोग हम लोग कहां करते हैं? ये आपने सर नहीं बताया, तो आइए एक सवाल यहां अलग से नोट कर लेते हैं, ठीक है। सवाल क्या दोस्तों? सवाल है दीर्घ तरंग, ठीक है। दीर्घ तरंगों का उपयोग कहां किया जाता है? कभी भी ये सवाल आए तो बताएगा इसका उपयोग पनडुब्बी वगैरह में किया जाता है, ठीक है। पनडुब्बी संचार, ठीक है। पनडुब्बी संचार प्लस सैन्य संचार, ठीक है। सैन्य संचार में अत्यधिक दोस्तों किया जाता है। जो लॉन्ग वेव्स होते हैं उनका यूज करते हैं। सवाल ये आता है कि लॉन्ग वेव्स की खोज किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, खोजकर्ता इसके कौन है? इसके खोजकर्ता है मार्कोनी, ठीक है। खोजकर्ता कौन है दोस्तों? मार्कोनी ने लॉन्ग वेव्स की खोज किया था, ये आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल आपके लिए है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कवर होता है। ध्वनि वाला हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब आगे की क्लास में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, प्रकाश, लाइट के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ा जाएगा, विधिवत पढ़ा जाएगा। देखिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया ना, इसमें एक एक विषय के हर एक टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं और इतने अच्छे से चर्चा करते हैं कि दोबारा उस विषय में आपको कोई भी कंफ्यूजन उत्पन्न ना हो, सब कुछ आप आराम से समझ सकें, पढ़ सकें, ठीक है। हमने बहुत सारे विषय के लिए अलग अलग परीक्षाओं के लिए कोर्स भी लॉन्च किया है। यदि आपको लगे कि नहीं हम नितिन सर के साथ, स्टडी 91 के साथ अपना भविष्य बना सकते हैं, तो बेशक आपका स्वागत है। आप आइए हमारे पास और हमारे कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। हम बहुत ज़्यादा देखिए प्रचार प्रसार नहीं करते, ना ही हो हल्ला करते हैं। शांति से काम करना मुझे पसंद है, ठीक है। और आप मेरी इस तरीके को अच्छे से जानते होंगे। जब से आप जुड़े होंगे तब से मैं ऐसे ही रहा हूँ और ऐसे ही आगे भी रहूँगा, ठीक है। तो यदि आपको लगे कि नितिन सर के साथ जुड़कर हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ों को आसान ढंग से पढ़ सकते हैं,
परीक्षा में पास हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, तो बेशक आपका स्वागत है। आप आइए और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। कुछ जानकारी चाहिए तो जानकारी के लिए कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर लीजिए। बाकी हमारा नया एप्लीकेशन है स्टडी 91 ऑफिशियल, सारी क्लास दोस्तों इसी पे चलती है, आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर PDF वगैरह कहाँ से मिलेगा, तो एक वेबसाइट है दोस्तों वैदिकी.com, यहाँ पे दोस्तों सारी क्लास के PDF जो है अपडेट किए गए हैं, आप जाके देख सकते हैं। फ्री वाले PDF भी मिल जाएंगे और अगर आप प्रिंट कराना चाहें तो प्रिंटेबल फॉर्मेट भी दोस्तों यहाँ अवेलेबल है, आप जो है ले सकते हैं। बाकी एक हमारे पास कंप्लीट हिस्ट्री का मैंने बैच लॉन्च किया है, आप एक बार उसे ज्वाइन कीजिए। धीरे धीरे ज्योग्राफी पॉलिटी का भी बैच आ रहा है, तो जरूरत पड़ने पर आप उसे भी लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।